हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने देखा था बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है उसका आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ऑप्शंस है 12 नवंबर, 19 नवंबर, 16 अक्टूबर या 3 मार्च। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों वो 12 नवंबर को किया जाता है। लेकिन इसके साथ जो डेट है 19 नवंबर, 16 अक्टूबर, 3 मार्च, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे जो तारीख है या डेट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इन डेट पे कौन कौन से दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है 19 नवंबर, तो 19 नवंबर को दोस्तों 2 दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें पहला है विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस और दूसरा है विश्व पुरुष दिवस। तो 19 नवंबर को 2 दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं, विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस। उसी तरह से ये जो 16 अक्टूबर है दोस्तों, 16 अक्टूबर के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो 3 नंबर ऑप्शन है 3 मार्च, 3 मार्च के दिन दोस्तों विश्व वन्य दिवस, वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस या इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व वन दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें एक बार और हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं कि 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस, 16 अक्टूबर के दिन ओजोन दिवस और 3 मार्च के दिन विश्व वन्य जीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए नंबर फ्लोरिकल्चर, बी एंथोलॉजी, सी डेंड्रोलॉजी या डी सिल्वीकल्चर। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। इंग्लिश वर्ड जो है इस लॉजी में, ये लॉजी ऐसे लिखते हैं, लॉजी मतलब होता है स्टडी। जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मास्टर साहब कैसे बताते हैं कि बायोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लॉजी का मतलब स्टडी होता है दोस्तों। तो यही यहाँ दिखाया गया है कि अध्ययन मतलब लॉजी आएगा। और लेकिन यहाँ दिया है कल्चर। कल्चर मतलब क्या होता है। एक कल्चर तो जैसे हम लोग अपना रीति रिवाज संस्कृति हम लोग जो बोलते हैं वो कल्चर का मीनिंग अलग है। लेकिन कल्चर जब हम इंग्लिश के लेकिन जब कल्चर हम इंग्लिश के रूट वर्ड में यूज करते हैं दोस्तों, तो कल्चर का मतलब हो जाता है खेती करना। खेती करना या किसी चीज का संवर्धन करना, तो वो एग्रीकल्चर में ही आ जाएगा। जैसे एग्री कल्चर, तो कल्चर मतलब क्या हो गया, खेती करना। वो लॉजी मतलब स्टडी करना। तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन और फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती। फूलों की खेती, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। डेंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं दोस्तों, तो वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को, क्योंकि लॉजी लगा हुआ है तो वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। और सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं दोस्तों, तो काष्ठीय पेड़, पेड़ों का संवर्धन। काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन को हम लोग सिल्वीकल्चर कहते हैं। कल्चर मतलब खेती करना, लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। आइए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों।
दोस्तों। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस एसआई, बिहार एसआई में ये पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर पेपर का है, 2023 में शायद जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, जनता, शासन, कानून या इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जनता। ये क्वेश्चन इंग्लिश का है और डेमोस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ये डेमोस को ये हिंदी शब्द दे दिया गया है। इसका जो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको, तो इंग्लिश में इसको DEMOS, इसको डेमोस बोलते हैं। ये इंग्लिश का रूट वर्ड हुआ दोस्तों, जिसका मतलब हुआ पीपल। पीपल मतलब जनता। और इस डेमोस से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड बन, और इस रूट वर्ड से मिलके बहुत सारे वर्ड बने हैं दोस्तों। आइए कुछ वर्ड को हम लोग देखते हैं ताकि ये जो वर्ड है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए और एक अच्छा समझ विकसित हो जाए इस शब्द को लेकर के। जैसे डेमोस मतलब पीपल होता है, आप लोगों ने डेमोक्रेसी सुना होगा, जनतंत्र। तो डेमोक्रेसी इसी डेमोस से मिलके बना है दोस्तों। तो डेमोक्रेसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, DEMOCRACY। ये जो डेमोस है इसमें का डेमो आ गया, डेमो, और ये क्रेसी। यहाँ पे जो शासन लिखा है दोस्तों, शासन के लिए जो वर्ड आता है वो है क्रेसी। जैसे अरिस्टोक्रेसी है ना, क्रेसी मतलब शासन, डेमो मतलब पीपल। तो डेम मतलब क्या हो गया, पीपल, ओ मतलब हो गया ऑफ, क्रेसी मतलब क्या हो गया, रूल या शासन। अगर हम इसको हिंदी में लिखें यहाँ पे तो ये ऐसे लिखते हैं, पीपल मतलब जनता, ओ मतलब का, रूल मतलब शासन। ये क्या हो गया, जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। उसी तरह से हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो डेमोग्राफी है वो काफी तेजी से चेंज हो रही है। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ लिखे कि डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी में भी जो एक वर्ड आया है दोस्तों वो आया है डेमो। डेमो का मतलब क्या हुआ, या डेमोस का मतलब क्या हुआ, जनता मतलब पीपल, ओ मतलब ऑफ, ग्राफी मतलब लिखना भी होता है और अध्ययन करना भी होता है। ये इस वर्ड पे डिपेंड करेगा कि इसका यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम ग्राफी को स्टडी के रूप में ले ले दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टडी ऑफ पीपल। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा जनता का स्टडी मतलब अध्ययन। मतलब वहाँ की जो जनसंख्या है या जो जनता है वहाँ में कैसे परिवर्तन आ रहा है उस चीज का अध्ययन करना, ये डेमोग्राफी हो गया दोस्तों। उसी तरह से एक और वर्ड है वो हम यहाँ लिखते हैं, तीसरा नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोगॉग, DEMAGOGUE। इसमें भी डेम आया है। तो डेम मतलब क्या होता है, पीपल, और एगॉग मतलब क्या होता है दोस्तों, जो किसी का नेतृत्व करे। तो एगॉग मतलब आगे बढ़ के किसी का नेतृत्व करना एगॉग होता है। तो इसका मतलब एगॉग मतलब टू लीड, वन हु लीड्स द पीपल इज कॉल्ड डेमोगॉग। मतलब जो जनता का नेतृत्व करे उसको हम लोग डेमोगॉग बोलते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है दोस्तों ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, इसलिए डेमोगॉग हम उस नेता को कहते हैं जो दुर्जनों का नेता हो। मतलब जो किसी उकसाई भीड़ या हिंसाप्रद जो भीड़ है उसका जो नेतृत्व करे उसको हम लोग डेमोगॉग बोलते हैं। तो आई होप कि ये डेमोस जो है इंग्लिश रूट वर्ड का आपको मतलब काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ जो हम ये वर्ड लिखे हैं या ये वर्ड जो समझाए ये भी आपके माइंड में काफी अच्छे से घर किया होगा। और यही इंग्लिश का मजा है दोस्तों। हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं इसीलिए लगता है कि इंग्लिश हार्ड है, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसको जितना खूबसूरती से हम लोग पढ़ेंगे उतना ही खूबसूरती से हमको याद होगा और समझ में बैठेगा। ये जैसे हम लोग के लिए हिंदी है कि जैसे हम साधु असाधु, उसी तरह से इंग्लिश में भी सरनेम एंटोनिम ऐसे ही चलता है। उसमें भी सफिक्स प्रीफिक्स उपसर्ग प्रत्यय उसी तरह से ही है, कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से जैसे जैसे हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे वैसे वैसे आप लोग को इंग्लिश से प्यार होता जाएगा। खैर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों
कि गागर में सागर भरना, ये मुहावरा है, इसका आपको अर्थ बताना है कि गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होगा। थोड़े शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य करना, उत्साहित होना या सिर्फ कल्पना करना। तो गागर में सागर भरना, सागर का एंटिटी कितना होता है, गगरी मतलब समझते हैं ना आप लोग, घड़ा, तो घड़ा में कितना पानी आएगा, एकदम छोटा सा, और सागर कितना बड़ा होता है। तो बहुत सारा जो बात है उन सारी बातों को थोड़े से शब्दों में कह देना, वही बोलते हैं हम लोग गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना का सही अर्थ क्या होगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तीनों हैं कि असंभव कार्य करना, उत्साहित होना, सिर्फ कल्पना करना, इसका भी हम लोग मुहावरा देख लेते हैं कि असंभव कार्य करना, इसका मुहावरा क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका होगा हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि सरसों के लिए जमीन चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन आप हथेली पे कैसे सरसों उगा सकते हैं, उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो अगर आप हथेली पे सरसों उगाने की सोच रहे हैं तो आप असंभव कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे उत्साहित होना, उत्साहित होने का क्या हो सकता है, छाती दूनी होना, नहीं कहता है आदमी कि वो जीत गया या उसका जो जॉब लग गया तो उसका छाती दूना हो गया, मतलब वो काफी उत्साहित हो गया। तो उत्साहित होना मतलब छाती दूनी होना। और सिर्फ कल्पना करना मतलब ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब सिर्फ कल्पना करना। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काकरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है। नाभिकीय संयंत्र मतलब जब हम बिजली का उत्पादन परमाणु के द्वारा करते हैं तो उस संयंत्र को नाभिकीय संयंत्र या परमाणु संयंत्र बोलते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार जो परमाणु के द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया गया या बिजली का उत्पादन किया गया वो महाराष्ट्र में किया गया था दोस्तों। और महाराष्ट्र में जो किया गया था उसका नाम था तारापुर। तारापुर नाभिकीय संयंत्र ये भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र था जिसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि काकरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों। तो काकरापार ये गुजरात में है, गुजरात में है काकरापार। लेकिन भारत में अभी 7 नाभिकीय संयंत्र हैं जिसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। आइए वो 7 जो नाभिकीय संयंत्र हैं उनको हम लोग देखते हैं, जिसमें महाराष्ट्र का तारापुर, काकरापार हो गया गुजरात का। यूपी में भी एक है दोस्तों, वो है नरौरा। अगर आपसे पूछे कि नरौरा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में होगा। राजस्थान में भी एक है दोस्तों, और राजस्थान में जो है वो है रावत भाटा। और एक परमाणु संयंत्र आपका ये 1 2 3 4 ये 5 नंबर है, ये कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो नाभिकीय संयंत्र है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं कैगा। और तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र है दोस्तों, आइए उनको भी देखते हैं। तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र है, एक तो है कुडनकुलम और दूसरा है कलपक्कम। कलपक्कम तो ये 7 जो नाभिकीय संयंत्र है उसके द्वारा भारत में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आइए इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। काकरापार ये गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में। ऊर्जा उत्पादन के या बिजली उत्पादन के दृष्टि से जो नाभिकीय संयंत्र का जो रैंक आता है भारत में वो 5th नंबर पे आता है दोस्तों। मतलब कि ऊर्जा का उत्पादन भारत में जिस भी प्रक्रिया से हो रहा है उसमें परमाणु संयंत्र के द्वारा बिजली उत्पादन का जो रैंक आ रहा है वो 5वें नंबर पे है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अब चलते हैं हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे कि इसमें जो 6ठा प्रश्न है दोस्तों कि सिंध और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है। हिमालय का विभाजन हम लोग इसके स्थिति और संरचना के आधार पे भी करते हैं, लेकिन एक विभाजन इसका 2 नदियों के बीच में जो अवस्थिति है हिमालय का उसके आधार पे भी करते हैं। इस प्रकार
ये पूछा गया है कि सिंध और सतलज के बीच में जो हिमालय का भाग पड़ता है उसको किस हिमालय के नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? जब हम भारत का ऐसे नक्शा देखेंगे दोस्तों, ये ओवरऑल ऐसे यहाँ से हिमालय उधर निकल जाता है, तो सिंध नदी लगभग यहाँ से बहती है और सतलज नदी कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से लेके ऐसे पंजाब से होते हुए निकल जाती है। तो यही पूछ रहा है कि सिंध नदी और सतलज नदी के बीच में ये जो हिमालय का हिस्सा बनता है, उस हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के नाम से जानते हैं? तो इस हिस्से के हिमालय को दोस्तों हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, भारत का नक्शा और थोड़ा अच्छे ढंग से, खास करके नॉर्दर्न पार्ट का जो हिस्सा है, अगर हम उसको सही ढंग से बताएं दोस्तों, तो ये ऐसे जाएगा, ये फिर हिमालय, फिर इधर से अरुणाचल प्रदेश तरफ। अगर हम इसको सिंध नदी माने कि सिंध नदी ऐसे आ रही है, इसको हम लोग सतलज नदी माने, तो ये पंजाब हो गया। पंजाब के सिंध और सतलज के बीच में यहाँ अगर हम नाम दे दें इसको सिंध सतलज, यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश हुआ। हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे यहाँ पे आ गया उत्तराखंड। तो सतलज नदी और यहाँ से नीचे बहती है काली नदी। तो सिंध और सतलज के बीच का जो हिस्सा हुआ वो पंजाब हिमालय हुआ दोस्तों। उसी प्रकार से सतलज और काली नदी के बीच में ये जो हिस्सा आया उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड का जो हम लोग ऐतिहासिक नाम देखेंगे दोस्तों, तो उसमें उसको कुमायूं भी बोलते हैं। उसका अभी भी कुछ हिस्सा कुमायूं के नाम से जाना जाता है। तो सतलज और काली नदी के बीच में जो ये उत्तराखंड आ रहा है, तो आपको उसी से याद रखना है कि सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ से काली नदी और यहाँ पे ये तीस्ता नदी है। काली और तीस्ता नदी के बीच में जो सिक्किम से नीचे होते हुए दार्जिलिंग और फिर उसके बाद वो बांग्लादेश में जाती है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा आता है दोस्तों, ये हिस्सा ये ऊपर पूरा नेपाल का है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेके यहाँ से दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो दिहांग नदी तक या ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिस्सा आता है, इसको दिहांग यहाँ लिखते हैं, दिहांग नदी। तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी के बीच में जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। आई होप कि आपको ये नक्शा समझ में आया होगा कि सिंध नदी जो ऊपर में लद्दाख और सतलज नदी नीचे में जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरती है। सिंध और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय। फिर उसी तरह से सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी जो उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए जाती है, तो सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। और फिर काली नदी जो नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए तीस्ता जो सिक्किम, दार्जिलिंग और फिर जाकर के आपका पश्चिम बंगाल में जो गिरती है, तो तीस्ता नदी जो है वो नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए, काली और तीस्ता के बीच नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। फिर उसी तरह से जो तीस्ता हिमालय है वो कहीं ना कहीं सिक्किम और फिर उसके बाद जो असम स्टार्ट होता है जहाँ से, तो असम से लेकर के तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक, इसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आप लोग जब नोट करिएगा तो इसको ऐसे नोट करिएगा, ये थोड़ा फिगर बनाते हुए अच्छा ढंग से, ये तो ठीक बना नहीं है। और फिर उसके बाद ऐसे लाइन में लिख करके कि पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज, कुमायूं हिमालय, आपका सतलज से काली, नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता, और असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक उसका प्रसार है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा दोस्तों। आइए अब चलते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे। इसमें जो 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अस्म का पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची मतलब मिलता जुलता शब्द जो उसका हूबहू ही अर्थ दे। तो अस्म का पर्यायवाची आपको बताना है उर्मी, अश्व, शिला या सुरसरी। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे हम इसका आंसर बताते हैं कि अस्म का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वो है शिला। शिला मतलब पत्थर। आप लोग बता पाएंगे कि उर्मी का मतलब क्या होता है? तो उर्मी का मतलब दोस्तों होता है लहर। अश्व मतलब घोड़ा,
जिसको हम लोग वाजी भी बोलते हैं, वाज। सुरसरी मतलब ये गंगा नदी के बारे में बोलते हैं, तो सुरसरी मतलब गंगा। तो अस्म का पर्यायवाची शब्द हुआ दोस्तों शिला, उर्मी का लहर, अश्व का घोड़ा या वाज, और सुरसरी का गंगा। इसमें जो 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों वो इंग्लिश से है, और वो क्वेश्चन है कि फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। मतलब आधिकारिक रूप से किसी जो सिस्टम है, मतलब जो तंत्र है या प्रथा है, उसको खत्म कर देना। पुट एन एंड टू मतलब उसको पूरी तरह समाप्त कर देना। प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन मतलब या उस तंत्र को, प्रैक्टिस मतलब प्रथा को, या इंस्टीट्यूशन मतलब जो उस कालानुक्रम में जो घटनाएं हैं उसको खत्म कर देना, आधिकारिक रूप से उसको खत्म कर देना या समाप्त कर देना। उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यहाँ पे लिखेंगे? ए नंबर है एबोलिश, दूसरा है बी नंबर इनिशिएट, सी नंबर है इम्बार्क, और डी नंबर है कमर्स। तो किसी भी चीज को आधिकारिक रूप से खत्म कर देना या समाप्त कर देना, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दोस्तों वो है एबोलिश। एबोलिश मतलब उन्मूलन करना। उन्मूलन करना। जैसे सती प्रथा की जो कुरीतियां थी या सती प्रथा था उसको खत्म कर दिया गया। उसको क्या किया गया? सती प्रथा को एबोलिश किया गया। जैसे कश्मीर में धारा 370 था या 35A था, उसको एबोलिश कर दिया गया, मतलब उसको फॉर्मली आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया। आप इस मतलब को समझे कि एबोलिश मतलब किसी भी चीज को आधिकारिक तौर पे खत्म कर देना, एबोलिश कहलाता है। फिर ये जो वर्ड है इनिशिएट और इम्बार्क, इनिशिएट और इम्बार्क दोनों सिनोनिम है, मतलब एक ही मीनिंग देते हैं, और इसका मतलब होता है आरंभ करना। इनिशिएट और इम्बार्क का मतलब आरंभ करना, और कॉमर्स मतलब क्या होता है? व्यापार करना। हम लोग बोलते हैं ना कमर्शियल गुड्स, मतलब व्यापार की जो वस्तुएं हैं। इसमें जो 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, या गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, या गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। तो पहले ये समझते हैं दोस्तों कि अंत्योदय कार्यक्रम क्या था। ये जो अंत्योदय कार्यक्रम था दोस्तों वो 1977 में चलाया गया था, और इसमें ये कहा गया था कि जो समाज में सबसे गरीब हैं या सबसे पिछले पंक्ति में हैं, उन गरीबों को उत्पादक रोजगार देकर के उनके जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करना, और उत्पादक रोजगार दे करके उनको गरीबी रेखा के जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना, यही अंत्योदय कार्यक्रम था दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो गरीबों में जो सबसे गरीब थे उनकी सहायता करना, और सहायता कैसे करना? उत्पादक रोजगार देकर के। तो इसका आंसर हुआ गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। लेकिन ये जो अंत्योदय शब्द था दोस्तों इसको सबसे पहले जो यूज किया गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम यूज किया गया था, और महात्मा गांधी जो इस वर्ड को यूज किए थे वो किससे प्रभावित होकर किए थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी पर सर्वाधिक जो प्रभाव था वो था रस्किन का। और रस्किन का ये एक पुस्तक पढ़े थे, और वो पुस्तक का नाम था अनटू द लास्ट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है कि महात्मा गांधी पर किस लेखक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, तो वो था रस्किन का। और जो पुस्तक पढ़े थे महात्मा गांधी वो रस्किन का कौन सा था? अनटू द लास्ट। और इसी पुस्तक से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने अंत्योदय जो शब्द था उसको इजाद किया, और जो अंत्योदय कार्यक्रम था दोस्तों वो 1977 ईस्वी में लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि गरीबों में जो सबसे गरीब हैं उनकी सहायता करना, और सहायता कैसे करना? उत्पादक रोजगार देकर उनको जो गरीबी रेखा के अंदर है उससे उसको बाहर लाना। ये रहा 9 क्वेश्चन दोस्तों। आइए अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर, और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन कि इंडियन अनरेस्ट मतलब भारतीय अशांति के लेखक कौन है? ये इंडियन अनरेस्ट पुस्तक का नाम है दोस्तों। आपको इसमें इसका लेखक का नाम बताना है। क्या वे गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी, दादा भाई नौरोजी थे, या वैलेंटाइन सिरोल थे? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे दोस्तों ये वैलेंटाइन सिरोल थे।
ये एक ब्रिटिश राइटर थे और इन्होंने इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। कि मतलब भारत में जो भी सारे रिबेलियन चल रहे हैं या भारत में जो भी सारे विद्रोह चल रहे हैं या जो भी अशांति के वजह बन रहे हैं उसके जो जनक हैं वे बाल गंगाधर तिलक हैं। ये वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट में लिखा था दोस्तों। इसीलिए जो बुक है वो काफी हाईलाइटेड है और बाल गंगाधर तिलक ने यही कहने पर कि वो इंडियन अनरेस्ट के जनक हैं या पिता है, इन्होंने गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल पे केस किया था और इस केस की लड़ाई लड़ने के लिए वे लंदन गए थे। एनी बेसेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और ये होम रूल लीग आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था। और दादा भाई नौरोजी जिनको हम लोग वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं, जिन्होंने ब्रेन ड्रेन का थ्योरी दिया था। आगे कभी अगली क्लास में हम इनके बारे में काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी परीक्षा होती है, परीक्षा के दृष्टिकोण से दादा भाई नौरोजी का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहता है और इनसे क्वेश्चन काफी आता है। तो एक दिन हम लोग जब बायोग्राफी करेंगे उसमें दादा भाई नौरोजी को हम काफी अच्छे ढंग से देखेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास और आज का प्रैक्टिस सेट। आप लोग बताइए कि 10 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को टैकल कर पाए, कितने क्वेश्चन को सही कर पाए। आपको ये प्रैक्टिस सेट और ये क्लास और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आप जो कोई सुझाव देना चाह रहे हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।